जय हिंद मित्र। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। पेपरों की तैयारी जमकर कर रहे होंगे। भैया पेपरों की तैयारी कौन सी पेपरों की तैयारी भैया? तो आप कहेंगे भैया एसएससी जीडी और यूपी पुलिस 2023-24 सॉरी 24-25 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग ज़बरदस्त तैयारी में लगे होंगे। मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हर्यक वंश के आगे वाले वंशों के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था हर्यक वंश के बारे में, मगध वंश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करे थे कि हर्यक वंश और मगध वंश में कितने वंश चलते हैं मगध साम्राज्य में। तो मगध साम्राज्य में कितने वंश थे? 4 वंश निवास करते हैं। जैसे हसना मना है, हा से हर्यक वंश, एस से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश और एम से कहेंगे आप मौर्य वंश। तो क्या कहेंगे? हंसना मना है ये सॉरी क्या कहेंगे, ये हमारी ट्रिक थी। तो इससे हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में जाना था। अब हम लोग थोड़ा आगे जानते हैं हर्यक वंश के बारे में और एक दो चीज़ें। जैसे कि हमने शिशुनाग के बारे में पढ़ा था, शिशुनाग नहीं, किसे? बिम्बिसार के बारे में। बिम्बिसार कैसे शासक बना, कैसे उसने स्थापना करी। 544 से लेके 412 तक ये शासनकाल चलेगा इसका। और 492 में किसकी क्या कि बिम्बिसार की मृत्यु हो जाती है। उसके बच्चे के द्वारा, उसके बालक मतलब उसके पुत्र के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। जब हत्या कर दी जाती है फिर उसके बाद उसका पुत्र, जिसका नाम है क्या कहेंगे हम, जिसको कहेंगे हम अजात शत्रु, वो शासक बनता है। ओके, तो यहाँ पे एक दो चीज़ बची थी। किसके बारे में जानना? बिम्बिसार के बारे में जानना। तो पहले बिम्बिसार के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बोले, क्या बोले, स्थायी सेना। स्थायी सेना किसने रखना चालू किया था? स्थायी सेना का रखना किसने चालू किया? स्थायी सेना रखना शुरू तो ये किसने किया था? बिम्बिसार ने। सार ने किया। क्या कहेंगे? स्थायी सेना रखना शुरू किसने किया? आप कहेंगे भैया बिम्बिसार ने स्थायी सेना रखना शुरू किया। एक चीज़ और जानते हैं, बिम्बिसार के दरबार में एक दरबारी कवि रहा करते थे जिसका नाम था जीबक। क्या रहा करते थे? कभी नहीं कहेंगे, राजवैद कहेंगे। सॉरी कभी बोल गया। क्या कहेंगे? राजवैद। क्या कहेंगे? राजवैद। क्या कहेंगे भैया? राज्यवैद। तो राज्यवैद जो थे वो क्या थे? राज्यवैद। राजवैद का नाम क्या था? जीबक। जीबक। जीबक भैया किसका पुत्र था? तो जीबक आप कहेंगे, जीबक किसका पुत्र था? एक बात आती है सामने, जब एक महिला थी जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली किसके दरबार में थी? किसी अन्य दरबार में थी। पर इनके बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिली कि राजा बिम्बिसार को एक खबर मिलती है कि एक राज्य है जिसमें एक वैश्य है जिसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही अच्छी है। तो क्या इसको पता चला? इसने कहा यार ऐसी लड़की मुझसे कैसे बच के रह गई है, मैं 500 रानियाँ रखी हूँ तो इसको भी रख लूँगा। तो उसने क्या किया कि ये गया उस राज्य में और क्या किया? वैशाली राज्य में। और वैशाली राज्य से क्या किया? आम्रपाली को वहाँ से जीत कर ले आया अपने राज्य में। और उसने क्या किया? आम्रपाली को अपनी बीवी घोषित कर दिया, बीवी बना लिया। तो आम्रपाली से जब पुत्र का जन्म होता है उसे हम जानते हैं किसे? जीबक के नाम से। ये किसका पुत्र है? इसकी माता का नाम क्या हो जाएगा? जीबक की माता का नाम, इसकी माता का नाम हो जाएगा आम्रपाली। अब ये आम्रपाली का मतलब वो आम्रपाली नहीं मत समझना आप लोग। कौन सी? बिहार वाली इंडस्ट्री के, क्या बोलते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की जो आम्रपाली, उनको मत समझना आप। ओके, ये दूसरी है। आम्रपाली की स्टोरी किसी को समझनी है तो मैंने एक बार बताया था, किस वाली, पिछली वाली वीडियो में, जिसमें बौद्ध धर्म लोग पढ़ा रहे थे। तो बौद्ध धर्म में मैंने आम्रपाली की स्टोरी बता रखी। किसी को पढ़नी है तो इसको देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आया क्या आती है आम्रपाली। ओके, कैसे एक लड़की जो कि अच्छे घराने से आती थी पर अपनी सुंदरता उसकी क्या बन गई? श्राप बन गई। ओके, पिता कौन थे? पिता क्या कहेंगे? पिता बिम्बिसार। ये चिकित्सक और राजवैद था। क्या था? चिकित्सक भी था ये। चिकित्सक और राजवैद। तो एक बार क्या किया, ये जब इन्होंने क्या किया, जो बिम्बिसार है, क्या किया, इसको
गौतम बुद्ध के, जो कि महात्मा बुद्ध थे, उनके कार्यकाल में इसको स्थापित कर दिया, इसको लगा दिया कि भैया अब तुम यहाँ पे इनके कार्यकाल में रहोगे, चिकित्सा का कार्य करोगे। तो ये फिर कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे गौतम बुद्ध के साथ, उनके कार्य में लग गए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। फिर अब जो हमारा विषय था, मेन विषय कौन से होने वाला है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अजात शत्रु। किसको पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में। ये तो जब कल का टॉपिक थोड़ा रह गया था, उसके बारे में बताया। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु को हम लोग जानेंगे कि अजात शत्रु क्या था। प्रथम पितृहंता इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? प्रथम पितृहंता। पितृहंता का मतलब क्या है? अपने पिता की मृत्यु करने के बाद राजा बनाओ। क्या कहेंगे भैया? आजाद। क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे आजाद शत्रु, जिसको हम किस नाम से हो जानते हैं? जिसको हम कुड़िक नाम से हो जानते हैं। कुड़िक किस नाम से भैया? आप कहेंगे जिसको हम कुड़िक नाम से भी जानते हैं। क्या कहेंगे? कुड़िक नाम से जानते हैं। आप बात करें इसका शासनकाल, तो इसका शासनकाल कब से शुरू हो जाता है? जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। कब? 492 बीसी में। यार ये मार्कर चल क्यों रहा भाई? कब? 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक, लगभग कितना? 32 वर्ष का शासन कर रहा है। कितने वर्षों का शासन कर रहा है अजात शत्रु का? 32 वर्षों का शासन कर रहा है। ओके, इसने क्या किया? इसने अपने पिता की मृत्यु कर दी। क्या? इसे क्या कहा गया? इसे प्रथम पितृहंता कहा जाता है। तो प्रथम पितृहंता किसे कहा जाएगा? हम कहेंगे अजात शत्रु को प्रथम पितृहंता कहा जाता है। क्यों भैया? क्योंकि इसने अपने पिता को मार के क्या किया? गद्दी हत्या ली। अपने भाई को मारने के बाद इसने गद्दी स्थापित कर ली, तो उसको कहा जाता है प्रथम पितृहंता। ओके, ओके जी। जब इसके पिता की मौत हो जाती है, तो पिता की मौत की बिरहा में क्या होता है? इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? माता की मौत की मौत। गम में किसके गम में भैया? पिता इसके बिंबिसार के गम में। किसके गम में बोलेंगे? बिंबिसार के गम में। और इसकी जो माता है वो किसकी बहन थी? जो बहन थी प्रसन्नजीत की। किसकी बहन थी भैया? प्रसन्नजीत की बहन। प्रसन्नजीत किसकी बहन थी? ओके, तो प्रसन्नजीत की बहन का नाम क्या था? महाकौशला। ओके, तो महाकौशला की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई, इससे क्या हुआ? प्रसन्नजीत क्रोधित हुआ। क्या हुआ? प्रसन्नजीत इससे क्रोधित होता है। किससे क्रोधित होता है? अपने ही भांजे, जिसका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन है? प्रसन्नजीत का भांजा। और प्रसन्नजीत कौन है? अजात शत्रु का मामा। तो अब मामा भांजे में युद्ध चढ़ेगा। युद्ध किस बात से छिड़ेगा? युद्ध इस बात से छिड़ेगा कि इसकी बहन की मृत्यु किसकी वजह से हुई? इसके भांजे की वजह से। और इसकी जीजा की मृत्यु भी हुई। तो अब ये युद्ध छिड़ेगा। अब ये क्या कहेगा? अजात शत्रु का एक पुत्र हुआ है। क्या बोलेंगे? अजात शत्रु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका पुत्र तो क्या नाम है? उद्दैन। उद्दैन इसका पुत्र है। अब बात करते हैं इसके बारे में। क्या हुआ? जिससे प्रसन्नजीत क्या हुआ? क्रोधित हुआ। क्या हुआ? प्रसन्नजीत क्रोधित हुआ अजात शत्रु से। किससे क्रोधित हुआ? अजात शत्रु से। क्या किया? अजात शत्रु से क्रोधित हो जाता है। फिर ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं अजात शत्रु को अब गद्दी से हटाऊंगा। तो इसके लिए क्या करता है? प्रसन्नजीत क्या करता है? युद्ध करता है, हमला कर देता है। किसके ऊपर? अजात शत्रु के ऊपर ये हमला कर देता है। क्रोध होने से क्या करता है? और हमला किया। पर क्या हुआ? जब हमला करता है तो इसमें क्या हुआ? इसकी पराजित होता है। कौन पराजित होता है? हो जाता है अजात शत्रु इसमें पराजित हो जाता है। सॉरी, अजात शत्रु कौन पराजित होता है? प्रसन्नजीत इसमें
हार जाता है। क्या होता भैया, इसमें प्रसेनजीत हार जाता है। किससे हार जाता है? अजात शत्रु से। पर प्रसेनजीत फिर भी कोशिश करता है, फिर और ट्राई करता है। कुछ वर्षों बाद इन दोनों में दूसरा युद्ध होता है। दूसरा जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है, प्रसेनजीत इस युद्ध को जीत जाता है। फिर जीतने के बाद ये क्या करता है, सेकंड युद्ध हुआ। सेकंड युद्ध में क्या हुआ, ये जीत गया। जीत या बोले विजय हुआ, क्या बोलेंगे, या बोले विजय हुआ फिर जीत गया। विजय हुआ और क्या किया इसने, विजय हुआ और क्या किया। मैं ऊपर यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ। जब प्रसेनजीत क्या हुआ, आजाद शत्रु से युद्ध में जीत जाता है, तो प्रसेनजीत क्या करता है, इसकी जो पुत्री थी, क्या बोलेंगे, क्या करता है प्रसेनजीत, अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का विवाह क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और क्या किया, काशी अपनी पुत्री का विवाह किया। और क्या किया, आजाद शत्रु को क्या किया, काशी दहेज में दे दी। किसको दे दी, काशी दहेज में दी। क्या किया, काशी जो थी उस समय, काशी इनके ये अधिकार में आती, तो इसने क्या किया, प्रसेनजीत ने काशी को दहेज में दे दिया। काशी दहेज में दी, क्या कहेंगे, दहेज में दे देता है। तो यहाँ से हम क्या बात जानकारी मिलती है, दहेज के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है कि दहेज प्रथा चालू थी इस समय भाई साहब। तो क्या बात है, जब क्या बात कहेंगे, जब आजाद शत्रु किससे हार जाता है, प्रसेनजीत से हार जाता है। प्रसेनजीत इससे फिर कहता है चलो हार तो गई हो, अब तुम एक काम करो, पुत्री से शादी कर लो। तो ये क्या करता है, अपनी पुत्री की शादी इससे करवा देता है, इसके साथ बेटे से। ओके, तो शादी जब इसकी हो जाती है, फिर क्या होता है, और इसने काशी दहेज में दे दी। जब शादी होगी तो काशी भी इसने दहेज में दी, भाई ले जाओ तुम्हें मैं काशी दहेज में देता हूँ, अब तुम इसमें रहना, इस पर राज करना। भाई पैसा था उस समय, काशी पूरे राज जिनके हाथ में थे। आज हमारे मामा तो एक चीज नहीं देते भाई वो बात अलग है, बहरहाल कोई नहीं। क्या कहेंगे, काशी दहेज में दे दी। और क्या था, ये किस धर्म को मानता था आजाद शत्रु, धर्म। आजाद शत्रु जो था वो जैन धर्म का प्रतिपादक था। किसको मानता था, ये जैन धर्म को मानता था। तो हम कहेंगे कि इसका पिता किस धर्म को मानता था, बिंबिसार तो किसको धर्म को मानता था, वो मानता था बौद्ध धर्म को। पर जब बात आती है आजाद शत्रु की, तो आजाद शत्रु किस धर्म को मानेगा, वो मानेगा जैन धर्म को। तो यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोगों में डिवाइडेशन हो गया। क्या हुआ, उसके कुछ समय बाद क्या होता है, इसका जो पुत्र होता है जिसका नाम है उदयन, उदयन भी इसी प्रकार से अपने पिता की हत्या कर देता है। किसी कारणवश रहा होगा मनमुटाव, तो मनमुटाव में क्या करता है, अपने पिता की हत्या कर देता है। किसकी, आजाद शत्रु की। मृत्यु कब हो गई, मृत्यु कब हुई, 460 BC में, उदयन द्वारा हत्या। मृत्यु नहीं कहेंगे इसको, हत्या कहेंगे, जो कि इसका पुत्र था। जो कि इसका क्या था, पुत्र था, और हत्या कर दी गई। इसी समय में दो घटना और हुई हैं। दो घटना की हुई है, माधवा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु भी इसी समय पर हुई थी। क्या हुआ था, समय पर एम भी लिख दो चलेगा, महात्मा बुद्ध समझ जाना, महात्मा बुद्ध और MS, क्या बोलेंगे, MS से महेंद्र सिंह धोनी नहीं, क्या बोलेंगे, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो इस समय क्या हो, इन दोनों व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, जो कि महान व्यक्ति रहे हैं अपनी सदी के। वर्तमान में भी इनका बहुत ही बड़ा वर्चस्व रहा है।
तो ये थी किसके बारे में जानकारी, ये थी अजातशत्रु के बारे में जानकारी। क्या कहेंगे, जब अजातशत्रु की मृत्यु हो जाती है तो उस समय दो व्यक्ति की मृत्यु है, जिसे हम महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध कहते हैं। ओके, तो इसी समय पे क्या हुआ, दूसरी बौद्ध संगति भी होती है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके पुत्र किसके। देखो, पहले तो बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, जिसको हम जानते हैं उदयन के नाम से। उदयन इसका पुत्र हुआ। उदयन के ज़्यादा बड़े कार्य नहीं है, एक दो कार्य हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। इसने राजधानी स्थापित करी। कौन सी, एक राज्य स्थापित किया जिसको हम कहते हैं पाटलिपुत्र। किसकी स्थापना करी है, पाटलिपुत्र की। क्या कहेंगे, उदयन। उदयन कब से कब तक इसका शासन कर रहा है, उदयन का रहा है 460 से लेकर 444 बीसी तक। कब से कब तक, 460 से लेकर 444 बीसी तक इसका शासनकाल रहा है। तो भैया इसके कार्य के क्या रहा है, जो इसको कहते हैं सेकंड पितृहंता, मतलब कि दूसरा पितृहंता, जिसने अपने पिता की हत्या करी है। पहला कौन रहा, इसका बाप, और इसने अपने बाप को लुढ़का दिया। तो क्या किया, पिता की हत्या करते चले आए। तो क्या कहेंगे आपको, इसको हम सेकंड पितृहंता। सेकंड पितृहत्या के नाम से किसको जानते हैं, इसको जानते हैं, उदयन को। अब और इसके कार्य क्या है, इसने क्या एक राज्य की स्थापना करी, जिसको हम कहते हैं पाटलिपुत्र। क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र। क्या, पाटलिपुत्र की इसने स्थापना कर देता है। पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ पर करी, पाटलिपुत्र की स्थापना एक नदी पड़ती है जिसको हम कहते हैं गंगा नदी, इन नदियों के किनारे किया। गंगा नदी और क्या कहेंगे, गंडक और सोन। कौन से किया, गंगा, गंडक और सोन, इन नदी के किनारे इसकी स्थापना करी, जिसे उस समय किस नाम से जानते हैं, कुसुम के नाम से। क्या नाम कहते थे उसे, हम कुसुमपुरा के नाम से जानते थे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है, सबको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्लियर, ओके। चलिए फिर आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जाएँ, इसकी हत्या कब होगी, और कुछ है नहीं इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पेपर से इससे पूछा नहीं जाता। तो इसका क्या हुआ, इसकी जो हत्या करी गई, इसके गुप्तचर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। क्या किया भैया, गुप्तचर द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसका जो गुप्तचर था, इसने इसकी हत्या कर देता, लुढ़का देता, इसको खत्म कर देता। उसके बाद आता है इसका आगे वाला, कौन आता है, नाग दशक। क्या कहेंगे, नाग दशक। यहाँ पे इसको करा दो, नाग दशक, चलो यहीं पे करा देता हूँ। फिर क्या आएगा, 4th नंबर पे आप लोग कहेंगे नाग दशक। क्या कहें भैया, आप कहेंगे इसके बाद आता नाग दशक, जो कि क्या रहेगा, इस वंश का अंतिम शासक। नाग दशक क्या रहेगा, इस वंश का अंतिम शासक। समयकाल, (437 से लेके 412) 437 से लेकर 412 तक, बीच में एक आदि शासक रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अंतिम शासक है नाग दशक। ये कब से कब तक रहा है, 437 से लेकर 412 बीसी तक ये रहा है। कब तक रहा है, बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट। ओके, 412 बीसी तक रहा है। इसके बाद इसकी हत्या कौन करता है, इसकी एक व्यक्ति होता है जिसे हम कहते हैं शिशुनाग, जो कि यहाँ से शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। क्या कर दी गई, शिशुनाग द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ से क्या, एक वंश की शुरुआत होती है जिसे हम कहते हैं शिशुनाग वंश। तो क्या कहेंगे आप लोग, यहाँ से एक नया वंश शुरू होगा, उसको हम कहेंगे शिशुनाग वंश। तो हर एक वंश को हम लोग कवर कर चुके हैं। हर एक वंश में कितने शासक रहे हैं, 4 से 5 शासक रहे हैं, जिसमें से
अजातशत्रु थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और बिंबिसार जो इसका संस्थापक रहा है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इनके बारे में जानो, नाम जान लो बस, शासनकाल जान लो, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए इधर हम एक वंश को कवर कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग दूसरी वीडियो में और वंशों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग वंश कवर करते हैं कौन सा, नाग दशक वंश, क्या बोलेंगे, शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश, भैया बात करें शिशु नाग वंश का शासनकाल, तो ये 412 तो हुआ था, उसके बाद 413 में ये वंश आ जाता है। तो 413 से लेकर कब तक चलता है, ये चलता है 345 तक, 345 BC तक। 413 से लेकर 345 BC तक ये शासनकाल करता है। 55 और 3 63 वर्ष करीब करीब, है ना। तो इतने वर्ष तक इसने शासनकाल किया है। ओके, तो इस वंश में सबसे पहले शासक इसका कौन रहा है, जिसको हम जानते हैं शिशुनाग के नाम से। संस्थापक कौन है, शिशुनाग। क्या रहेगा, शिशुनाग इसका संस्थापक हो जाता है, जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना शिशुनाग ने करी। तो शिशुनाग, राजधानी, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी, तो आप कहेंगे वैशाली में। कहाँ पर भैया, तो आप कहेंगे भैया इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित करी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक चीज़ जान लो, इसकी मृत्यु कब हुई है, और कुछ है नहीं। मृत्यु कब हुई है, 394 BC में, 1934 में, सॉरी 394, ओके, 394 में, इतने में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इससे आगे वाला इसका पुत्र आएगा, जिसको हम जानेंगे कालाशोक के नाम से। क्या कहेंगे, उसको हम जानेंगे कालाशोक के नाम से। कालाशोक इस पास, फिर आता है कौन, कालाशोक। कालाशोक कह रहेगा इसका पुत्र रहेगा। यहीं पे चलो, इसको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, फिर ये वंश यहाँ से समाप्त हो जाएगा। क्या कहेंगे, कालाशोक। कालाशोक क्या इसका पुत्र है। इसका शासनकाल कब रहा है, पिता की मृत्यु के बाद से 366 BC तक। पिता की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद से इसका शासनकाल रहता है। इसने क्या किया, इसने जो राजधानी थी पुनः कहाँ पर स्थापित कर ली, पुनः स्थापित करी राजधानी कहाँ, पाटलिपुत्र। पिता ने कहाँ पहुँचा दी थी, वैशाली, पुत्र ने पहुँचा दी कहाँ, पाटलिपुत्र में। इसके बाद इसकी क्या हुई, इसकी हो जाती है हत्या। हत्या करने वाला व्यक्ति कौन होता है, वो होता है महापद्मनंद। कौन करता है इसकी हत्या, महापद्मनंद ने कैसे करी, इसको चाकू भोंककर इसकी हत्या कर देता है। कैसे कर देता है भैया, चाकू इसके पेट में भोंक देता है और इसको मार देता है। क्या कहेंगे, हत्या कर दी, चाकू मारकर की, चाकू मारकर इसकी हत्या कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ से एक नया वंश शुरू होता है, जिसको कहते हैं नंद वंश। नंद वंश का शासक संस्थापक कौन रहेगा, उसको कहेंगे महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन था, जिसने नंद वंश की स्थापना करी। तो यहाँ से हम लोग 2 वंश पढ़ चुके हैं, शिशुनाग वंश भी हो गया, हरेक वंश भी हो गया। अब हम नंद वंश के जानते हैं। ये बड़े ही छोटे छोटे वंश हैं, इनमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस क्या है, पढ़ना जरूरी होता है इनको। प्रश्न कभी कभार इनसे बन जाता है, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में है तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, बात करें नंद वंश। नंद वंश या बोले नंद वंश, भैया इस वंश की शासनकाल कब से कब रहा है, 344 से लेके 322। बड़ा ही छोटा शासनकाल रहा है इसका, लगभग 22 वर्ष का शासनकाल रहा है। ओके, 344 से लेके 322 BC तक इसका शासनकाल रहता है। इसके जो संस्थापक हैं
तो भैया इस वंश के संस्थापक कौन रहे, जिनको हम कहते हैं महापद्मनंद। क्या कहेंगे, संस्थापक कौन है, महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद कौन रहे, संस्थापक रहे हैं। ये कब से कब तक, 344 उससे आगे तक। इनके अन्य नाम क्या है महापद्मनंद के, महापद्मनंद जो है उसको अन्य किन नाम से बोलते हैं, जैसे उग्रसेन हो गया, ओके, उग्रसेन हो गया, परशुराम हो गया, ये अन्य इसकी उपाधियां क्या है, उग्रसेन, परशुराम, परशुराम, सर्वछांत्रक, क्या कहेंगे, सर्वछांत्रक, सर्वछात्रक, सर्वछात्रक, और क्या कहेंगे, सर्वछात्रक होने के बाद और क्या कहेंगे उसको हम, उसको हम एक राट, एक राट। तो ये क्या, ये इसकी उपाधियां थी, ये अन्य नाम थे किसके, किसके, महापद्मनंद के, ओके। इसको परशुराम का अवतार बोला गया, क्या अवतार, ओके। इसका जो पुत्र था, किसका पुत्र भैया, तो आप कहेंगे कि इसका पुत्र कौन है, घनानंद, घनानंद। ये कब आता भैया गद्दी पर, ये आता 322 में, 322 तक ये रहता है, यहाँ पे 322 तक ये रहता है घनानंद। अब भैया घनानंद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। घनानंद के बारे में थोड़ा आगे जानेंगे, उससे पहले हम घनानंद से पहले एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सिकंदर। सिकंदर के बारे में हम जब जान जाएंगे तो घनानंद के बारे में हम लोग उसमें समझ लेंगे, क्योंकि इसमें सिकंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। उसके आगे जब सिकंदर आ जाएगा उसके बाद उसमें आएगा मौर्य वंश, और मौर्य वंश और सिकंदर के बीच में जो युद्ध होता है, मौर्य और सिकंदर के बीच में जो युद्ध होता है, और उसमें जो चाणक्य जो रणनीति अपनाते हैं उसको भी हम लोग जानेंगे, किसमें, मौर्य वंश के अंदर। तो यहाँ पे ये नंद वंश का कुछ समय बाद खात्मा कर देंगे, बात कौन, चाणक्य नंद वंश का समाप्त कर देंगे। उसके बाद आएगा मौर्य वंश, फिर हम लोग मौर्य वंश को जानेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।